स्वागत है मित्रों आप सभी का। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 19 जल के बारे में। आज हम इस 114वें एपिसोड में भाग 6 में जल संरक्षण और जल संग्रहण के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमने जल प्रदूषण के बारे में जाना। जल प्रदूषण के बारे में हमने यह जाना कि जल प्रदूषण नाली, वांछित जल, पोखर, झील आदि में जो हम प्रदूषक फेंकते हैं उससे हमको बचना चाहिए, और प्राकृतिक प्रदूषक जैसे पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को बाहर निकाल देना चाहिए। और भी कई ऐसे प्रदूषक होते हैं जो लोगों द्वारा जल में फेंक दिया जाता है, और कई प्रकार के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले सीवेज, जहरीला प्रदूषक जैसे साइनाइड, मर्क्यूरिक, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक आदि जल में बहा दिया जाता है। इससे हमको बचना चाहिए। हमने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सीवेज शोधन संयंत्र के बारे में भी बात किया। सीवेज शोधन संयंत्र के बारे में हमने बात किया कि इसके अंतर्गत तीन चरण में उपचार की प्रक्रिया होती है। पहला जो होता है प्राथमिक शोधन होता है, दूसरा जो होता है वह तलछटीकरण, और तीसरा जो होता है वह डाइजेशन टैंक के अंतर्गत आता है। तो पहला जो उपचार होता है वह रासायनिक उपचार कहा जाता है, दूसरा जैव उपचार होता है, और तीसरा जो होता है वह रोगाणुनाशन की प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं कि यदि आगे हम जल संरक्षण के बारे में बात करते हैं। वर्षा ऋतु में हमने देखा होगा कि बाढ़ आने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। नदियों के पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण शहर तथा गांव में पानी फैलकर भर जाता है। जीव जंतु, मकान, नर नारी, कई ऐसे जानवर होते हैं जो बाढ़ में बह जाते हैं। जनजीवन की बहुत ही क्षति होती है और फसलों को अलग से नुकसान पहुंचता है। और दूसरी ओर मई जून के माह में जल का इतना अभाव हो जाता है, अर्थात इतना कमी हो जाती है कि प्रदेश में जल का संकट पैदा हो जाता है। कुआं, तालाब, नहरों का जल सूख जाता है। पशु पक्षी जल की तलाश में भटक कर अपना प्राण त्याग देते हैं। कुछ स्थानों में जल भराव के कारण धरती फट जाती है। जलाभाव के कारण धरती फट जाती है और फसलें सूख जाती हैं। अतः हम अपने बिना जल के कीमत को जाने पता नहीं कितना जल व्यर्थ में बहा देते हैं। मंजन करते समय हमने ब्रश को धोने के लिए नली की टोटी खोली और मंजन करना शुरू किया। जल निरंतर बहता रहता है। अनजाने में कितना जल हम व्यर्थ बहा देते हैं। लगातार जल स्तर कम होने के कारण भविष्य में हमें जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान में जल की बचत या जल संरक्षण करना अति आवश्यक है। किसी स्थान पर बहती हुई टोटी को बंद करना हमारा सद्गुण होना चाहिए। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि जल का संग्रहण किस तरह से किया जाए। वर्षा ऋतु में अपने छप्परों से, छतों के पनारों से लगातार पानी बहते हुए हम देखते हैं। इसे हम वर्षा के जल को किसी प्रकार एकत्र करके, जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को भरकर गर्मी की ऋतु में उस जल का उपभोग कर हम कर सकते हैं। यह क्रिया जल का संग्रहण कहलाती है, और इसी को हम जल की खेती भी कह सकते हैं।
हमने ध्यान दिया है कि जल कहाँ से आता है। यह जल नालियों से बहकर सीवर में व्यर्थ बह जाता है। यही जल सड़कों या मोहल्लों में भरकर जाम लगा देता है। कभी कभी घरों में भी यह जल भर जाता है। हमको विचार करना चाहिए कि पूरी वर्षा ऋतु में पूरे देश में पता नहीं कितना वर्षा जल करोड़ों करोड़ों लीटर व्यर्थ में बह जाता है। इसलिए हमको इस जल का सदुपयोग करना चाहिए। घरों की छतों के चारों कोनों पर प्लास्टिक के मोटे पाइप लगा देने चाहिए और ज़मीन पर खाली पड़े हुए स्थान में एक तालाब या गड्ढा या टैंक बना देना चाहिए। पाइपों के द्वारा छत से नीचे उतरे हुए जल को गड्ढे में भर देते हैं और 3 माह की वर्षा में कितना जल एकत्रित होगा इसका हम अनुमान करते हैं। इस जल का उपयोग घर में बर्तन साफ करने, शौचालय की सफाई करने, बागवानी में फर्श धोने में, पशुओं को नहलाने आदि में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम पता नहीं कितने जल की बचत कर सकते हैं। इस तरह से हमको जल संरक्षण की उपयोगिता को समझनी चाहिए। इस प्रकार नदियों पर बांध बनाकर जल संग्रहण करके इसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं। अर्थात इस विद्युत उत्पादन में इसका जल इकट्ठा करके बांधों बनाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। कृषि कार्य हेतु सिंचाई एवं शुद्धिकरण करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार रिवर ब्रिज बनाकर एक नदी का पानी दूसरी नदी में भेज के जरूरत वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें जल की बचत करने के लिए हमें कई प्रकार के घरेलू उपाय करना चाहिए। पहला चीज़ कि नल की टूटी हमेशा बंद रखनी चाहिए। जल का उपयोग उतना ही करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। हमें शावर का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। अपने घरों में हमें पानी इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण में जल में जो बहते हुए जल में जो प्रदूषक होते हैं उनको हमको साफ करने चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए कि जल में प्रदूषण न करें। हम जानते हैं कि गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गंगा के जल में बैक्टीरिया जो होते हैं, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, वह या अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए उनमें एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। इस कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत शहरों एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा शोधित करके गंगा नदी में भेजा जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारा भी योगदान हो सकता है। इसके लिए हमको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति, सड़ता हुआ पौधा या प्लास्टिक को खुले नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। मध्य निर्माणशाला से निर्गमित पदार्थों जैसे जैविक पदार्थ युक्त ठोस पदार्थ जो होते हैं उसको वायु संयंत्र में पहुंचाकर उनसे ऊर्जा का उत्पादन करना चाहिए। समुद्र एवं अन्य जल स्रोत में तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक और लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। हमें अपने यहाँ सीवेज शोधक संयंत्र का प्रयोग करना चाहिए। नाली, वाहित जल, पोखर, झील आदि जल स्रोत से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी आदि को निकालकर हमें फेंक देना चाहिए और हमें जो जल के स्रोत हैं उनको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।